बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। मौजूद नाजरीन, कैसे हैं नाजरीन? आज मैं आपको पल्लू वाली में वाक़या एक इंतहाई पढ़े लिखे फार्मर के पास ले आया हूँ। तो चलिए फार्मिंग से मुतल्लिक़ इनकी हक़ाइक़ पर मबनी दिलचस्प गुफ्तगू सुनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रहा है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी मेरा नाम हाजी सईद सरवर बदियार है जी, एडवोकेट हूँ मैं, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का अमन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बड़ी अच्छी खुशी हुई है कि आपके पास हम हाज़िर हुए हैं, जो कि एजुकेटेड भी हैं। इस हवाले से हमें उम्मीद है कि हमें काफ़ी अच्छा तजिया मिलेगा बफलो फार्मिंग या काऊ फार्मिंग के हवाले से। अच्छा सर, आपने जानवर बफलोज़ भी रखे हुए हैं और काउज़ भी रखे हुए हैं, इसकी क्या खास वजह है कि आपने दोनों टाइप्स की रखी हैं? कुछ लोग बफलोज़ रखते हैं और कुछ सिर्फ गाय रखते हैं। जी मुझे तो वैसे गाय का शौक़ है जी, लेकिन दही के लिए या बाज़ दफ़ा दूध के लिए कुछ घर वाले या कुछ मेहमान जो आते हैं वो पसंद नहीं करते दूध के गाय के दूध को, इसलिए मैंने मिक्स पे रखी हुई हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि जी अल्हम्दुलिल्लाह सियासी है, मैं इलेक्शन भी लड़ता हूँ, MPA के इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो बाद में सेक्रेटरी बाद रहा हूँ, इस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मेहमान आते जाते रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मेहमानों को दुनिया का सबसे बेहतरीन मशरूब जो है वो पिलाया जाए, क्योंकि दुनिया के तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी सारी तगो-दो के बावजूद, कोशिश के बावजूद भी दूध जैसा अल्टरनेटिव कोई पैदा नहीं कर सके। इसलिए दूध जो है हमारे मेदे के लिए, देखें आजकल लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हेपेटाइटिस है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है वो दूध और दही है और लस्सी है, जिसके लिए हमें यकीनन बैफलोज और गाय ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बाकी सारे ये जो हम आज ये ट्रेडिशन बन चुकी है कि लोगों को, मेहमानों को हम बोतल पिलाते हैं, इसको क्या स्प्राइट है, ये लोग जिस तमाम की तमाम चीज़ें मेदे के लिए फ्रूटफुल नहीं होती, ये नुकसानदेह हैं। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं हर आए गए मेहमान को दूध पिलाऊँ, दूध सोडा पिलाऊँ, लस्सी हो, दही हो, तो उसकी मेहमान नवाजी चूँकि मेरा शौक़ है, मेरा मशगला है, मेरे पास लोगों का आना जाना रहता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मैं किसी मेहमान की खिदमत करता हूँ। तो खिदमत के लिए मैं समझता हूँ अगर किसी को दूध पिलाया जाए तो इससे बेहतर उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये सारा दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। ज़बरदस्त है सर, ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि अभी तक मुझे जितने भी फार्मर मिले हुए हैं सब ने ये काम कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। ये पहले फार्मर मिले हैं जिन्होंने लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की मेहमान नवाजी के लिए, लोगों को दुनिया का बेस्ट ड्रिंक पिलाने के लिए जानवर रखे हुए हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने दोनों ब्रीड्स रखी हुई हैं, काऊ भी रखी हुई हैं और बफलो भी रखी हुई है, ताकि जिसको जो दूध पसंद हो, जिसको जिस कैटेगरी की चीज़ पसंद हो उसको वैसे मिल जाए। अगर हम कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके ख्याल में गाय के कारोबार में ज़्यादा फ़ायदा है या भैंसों के कारोबार में ज़्यादा फ़ायदा है? भाई मैं तो वैसे मिल्क सेलर नहीं हूँ, मैं दूध फरोख्त करने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपनी ज़रूरियात के लिए और मेहमानों के लिए मैंने दूध रखा हुआ है। लेकिन वैसे अगर किसी ने दूध का कारोबार करना हो तो उसके लिए भी गाय जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि गाय का दूध जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और बच्चों की फजाइश नस्ल के लिए भी गाय का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर समझा जाता है। और उसके अलावा ये है कि उसके बिछड़े जो हैं, उसकी जो ब्रीड होती है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, वो उसकी बढ़ोतरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा होती है। उसके वैसे वैसा जब हम बैफलोज़ को लेते हैं उनकी ब्रीड जो है वो ज़्यादा नहीं होती और इसीलिए वो मैं उनको उसकी फेवर में नहीं होता। अगर किसी ने कारोबार करना है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये वैसे भी सिर्फ़ और सिर्फ बरसीर पाको हिंद में ऐसा है कि हम लोग बफलो को पसंद करते हैं, वरना ऑल ओवर दी वर्ल्ड कौ को पसंद किया जाता है और कौ का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेरा यही मशवरा तमाम दोस्तों से, अगर रख सके तो आप कौ रखें, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है या ज़्यादा नफ़ा बख्श है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि कौ का मशवरा तो आ गया, कौ रखनी कौन सी नस्ल की चाहिए हमारे इस सियालकोट के एरिया में खासकर? इसके लिए ये आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है। मैं इसके बाबत हमेशा से ये दोस्तों को अर्ज़ करता हूँ कि आप सबसे आला नस्ल की कौ रखें। उसमें हमारे यहाँ फ्रीजन का ज़्यादा रुझान है, जर्सी नस्ल की ज़्यादा बेहतर रहेगी, और दोगली नस्ल की कौ जो हम लेते हैं क्लास में आती है वो बड़ा बेहतरीन हमारा रहती है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो यूजुअली ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़। तो मैं इसमें ये अर्ज़ करता हूँ, बल्कि मैं आपको ये एक मिसाल दूँ। एक दफ़ा मेरे पास एक डॉक्टर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कंटेनर में कितने ये जो बुरी नस्ल के टीका जात हैं, इंजेक्शन जो आप ब्रीड के लिए आते हैं, कितने हैं? वो मुझे कह रहे हैं मेरे पास होंगे ये अबाउट 5400 के। तो मैंने उनको 5000 का नोट निकाल कर दिया। मैं डॉक्टर साहब ये लें और इन सारे को ज़ाया कर दें ताकि मेरे मुल्क में अच्छी ब्रीड हो, और आप इसके लिए कोशिश करें कि आला से आला नस्ल के जो टीके हैं वो इम्पोर्ट भी करें, मुल्क में भी तैयार करवाएं और उन लोगों को ब्रीड कहें। तो वो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे बजाज साहब आप
तो अफोर्ड करते हैं, लेकिन तमाम लोग अफोर्ड नहीं करते, बहुत गरीब फार्मर भी होते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था, डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने जिसको गाय दी होती है, कोई भी गाय 1 लाख रुपए से कम कीमत की नहीं होती, और जिसको अल्लाह ने 1 लाख की गाय दी होती है उसको चाहिए कि उसमें 2-4 हज़ार का टीका को उसको अच्छा लगवा ले, ताकि हमारी आइंदा नस्ल जो है वो हमारे मुल्क में बेहतरीन नस्ल चल सके। इसके लिए आपको अच्छे जो है वो ब्रीड के कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी आखिरी बात का बड़ा मज़ा आया कि जिसको अल्लाह ने 1 लाख से ऊपर की गाय दी हुई है, कम अज़ कम वो 3-4 हज़ार का अच्छा सीमन भी रखवा सकता है, और अच्छी नस्ल रखेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। और लोग कहते हैं कि टैडी रखेंगे तो टैडी ही पाएंगे, अच्छा अगर वलायती रखेंगे तो वलायती ही आपको मिलेगा। ज़बरदस्त बात होगी। अच्छा सर, ये आपने कुल कितने जानवर रखे हुए हैं? जी ये मेरे पास पहले तो बहुत ज़्यादा थे, 100 के करीब थे, लेकिन उनको मैनेज करना बड़ा मसला हुआ करता था मुलाजमों के हवाले से, इसलिए मैंने अब उनको ना जो कोई 40 से 50 की हद तक उसको कंटेन किया हुआ है। ये इनकी बेहतर जो है वो मैं समझता हूँ परवरिश हो सकती है, इनकी देखभाल बेहतरीन हो सकती है, इसलिए अब ये 50 की हद तक इसको मैंने कंटेन किया हुआ है। सर 50 जानवरों को संभालने के लिए कितने मुलाजमों की ज़रूरत होती है? अप्रॉक्सीमेटली आप 4 से 5, कम से कम 4 या 5 मुलाजम उसमें होने चाहिए, ताकि वो आसानी से, क्योंकि उनकी सहूलतों को हमने बेहतरीन बनाना होता है। उनके रिहाइश के लिए मैंने अच्छी जगह बनाई हुई है, उनको तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। उनके पास टीवी है, उसके पास मोबाइल है, उनको मैंने UPS लगवा के दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए मोटरें हैं, उनका वाशरूम है, उनकी बेहतरीन रिहाइश के लिए मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। और ये मैंने काफ़ी जगह भी इसलिए रखी हुई है ताकि उनके लिए उनको कीचड़ वगैरह आजकल जैसे मौसम है उससे बचा जा सके, गोबर की बदबू ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए ये मेरे डेरे पर अब सफाई होगी, आपको मक्खी मच्छर नज़र नहीं आएगा। इस पर जब भी आएंगे 2 इसको सफाई करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं मुलाजम ज़्यादा तादाद में रखूँ और उनकी देखभाल बेहतर हो, वो खुश होंगे। जैसे कहते हैं कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर मुलाजम जॉब में सेटिस्फाई होगा तो वह बेहतरीन तरीके से इसकी परवरिश कर सकेगा। इसलिए मैंने उनको अच्छी सहूलतें दी हुई हैं और उनको ज़्यादा तादाद में रखा हुआ है, और उनकी सहूलत के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इंसानों की केयर करना बहुत ही अच्छी बात है, और जब आप केयर करेंगे आपको इन रिटर्न आपके जानवरों के ऊपर केयर मिल जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि इस फार्मिंग में, जानवरों की फार्मिंग में आमतौर पे कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी हमारे यहाँ ना मैनेज नहीं किया जाता। सबसे पहले तो जब दोस्त कोई फार्म बनाते हैं तो उसकी जगह थोड़ी रखते हैं, उनके ज़हन में सिर्फ एक ही मौजू होता है कि हमें 1 कनाल या 2 कनाल जगह जानवरों के लिए काफ़ी है। हालांकि जितनी जगह पे आप जानवर रखते हैं उससे 2 गुना जगह आपको उनके वेस्ट के लिए रखनी चाहिए, जैसे गोबर वगैरह के लिए, और कुछ जगह कच्ची होनी चाहिए, कुछ पक्की होनी चाहिए मौसम के हवाले से। इसके अलावा हम इसको मैनेज नहीं करते। अगर फ़र्ज़ किया कोई फार्मर गर्मियों में फार्म बनाता है तो वह गर्मियों के हवाले से उसको बनाता है, कोई सर्दियों में बनाता है तो वह सर्दियों के हवाले से बनाता है। इसलिए हमें जब फार्मिंग शुरू करनी चाहिए तो इन सारी चीज़ों पे पहले होमवर्क करना चाहिए कि सर्दियों में हमने कैसे मैनेज करना है, गर्मियों में हमने कैसे मैनेज करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा दरख्त हमने डेरे पर लगाएं। ये रिवाज हमारे फार्मिंग में बहुत कम होता जा रहा है। मैं तमाम दोस्तों को ये पैगाम देना चाहूँगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फार्मिंग करते हैं, कि अपने जानवरों को जितना हो सके दरख्तों के नीचे रखें। बल्कि अगर किसी दोस्त ने जानवर रखना है तो 4-5 साल पहले होमवर्क करके वहाँ पे उनकी दरख्तों को ऐसे लगाए, उनकी छाँव में, आजकल जैसे ये मौसम है बड़ा सावन भादों का, इसमें पंखों से ज़्यादा फार्म में अगर आपको दरख्त का साया होगा वो तपश बर्दाश्त करेगा और आपके जानवर बेहतर रहेंगे। तो इसके लिए पहले आपको होमवर्क करना चाहिए। यानी आपका मशवरा यह है कि पंखों से ज़्यादा फ़ायदेमंद दरख्त हैं जी। और आपने कहा कि 3-4 साल पहले होमवर्क कर लें, इसमें फ़ायदा है। आपके ख्याल में पूरे साल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए, बरसात, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, तो फार्म में कितनी जगह होनी चाहिए, कुल कितनी जगह होनी चाहिए 50 जानवरों के लिए, और किस किस उसमें कौन सी सहूलियात? मैं कहता हूँ जी कि एक जानवर के लिए आपके पास 10 मरले जगह होनी चाहिए औसत। जितने आप जानवर रखें 10 मरले के हिसाब से उनके लिए जगह वक़्फ़ करें। 10 मरले के साथ 10 मरले कम से कम एक जानवर के लिए जगह होगी तो उसका गर्मी का, सर्दी का, ख़ज़ां का, धूप का, छाँव का आप बेहतर बंदोबस्त कर सकेंगे। उसके गोबर का, जैसे आजकल वेट होता है मौसम, आप अगर थोड़ी जगह में जानवर रखते हो वो एक ही जगह पर रहेगा, उसको चिचड़ पड़ जाएंगे, उसको बीमारियाँ आएंगी। उसको खुशक जगह पर रखें, अच्छा चारा दें, वो उसकी जगह चेंज करते रहें। जब आपके पास जगह एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आपको मसाइल होंगे, आपका फार्म जो है वो गंदा रहेगा, वहाँ से बू आएगी, वहाँ पे आपके दूध में बीमारियाँ आएंगी। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम जगह जितनी आप कर सकते हैं करें, वरना आप थोड़े जानवर रख लें। ये बहुत मसला है। अच्छा सर, ये इंसेमिनेशन के हवाले से आपने बताया कि अच्छी ब्रीड रखें, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि डॉक्टर से ही इंसेमिनेशन करवाई जाए या फिर कोई जोटा या फिर कोई बुल रख लिया जाए? अगर आपके पास आला नस्ल का कोई अपना बुल हो तो ये बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि जितनी सीमन्स की तादाद चाहिए होती है ना, क्योंकि ये देखें जी मैं आपको मिसाल अर्ज़ करता हूँ,
ये जो नेचुरल फिनोमेना खुदा की जानब से है ना, वो बुल का ही है। ठीक है। बुल का और संडे जोटे का है। ये जो हमने आर्टिफिशियल तौर पे वहाँ पे सिमन की ब्रीड करते हैं, ये हम रिवाज के तौर पे इससे शायद बेहतर तो ले सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन ऑफ दी काऊ और बैफलो है ना, उसके लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप आला नस्ल का जोटा या बच्चा उसमें रखें, ताकि उस जानवरों के लिए ये सूटेबल होता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके जानवरों को महफूज रखे, आजकल क्योंकि आप काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, जानवरों में शरह अमवात कितनी चल रही है? साल में कितने जानवर नुकसान हो जाते हैं 50 में से? सर इसमें ये सबसे बड़ा अलमिया मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अर्ज़ करना चाहूँगा और अपने इस फील्ड के हवाले से जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, अलमिया यह है कि हमारे देहातों में हमें स्पेशलिस्ट फिजिशियन नहीं अवेलेबल हैं। हमारे पास ये जो वेटनरी के डॉक्टर्स आते हैं, ये आम किस्म के वैक्सीनेटर जो भर्ती किए जाते हैं, वही यहाँ पे कंटेनर लिए घूमते फिरते और हम उन्हीं से सजेशन लेते हैं, उन्हीं से मशवरे लेते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं। ये बात गलत है। इसकी वजह से फजाइश नस्ल जो है इसमें अमवात की शरह ज़्यादा हो रही है। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट इस बात का तदारक करे कि ये जो वैक्सीनेटर है, इनको फिजिशियन की जो वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्पेशलाइजेशन किस्म की जो सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए स्पेशलिस्ट लोगों को वहाँ पर तैनात किया जाए और उनकी रजिस्ट्रेशन हर फार्म की जो है वो हर सतह पे, हर गांव पे, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जानी चाहिए। और वहाँ पे फिजिशियन, मैं तो कहता हूँ कि यूनियन काउंसिल की लेवल पे 2 कम से कम फिजिशियन जो स्पेशलिस्ट हों और 2 सर्जन स्पेशलिस्ट जो हैं वो पूरी यूनियन काउंसिल की सतह पर ही उनको तैनात फरमाया जाए, जो कि हमारे इलाके में ऐसा नहीं है। और वो जो हमारे पास डॉक्टर आते हैं, उनको बीमारियों का पता नहीं होता, वो बस छोटा मोटा को टीका लगा के वो वहाँ से रकम बटोर लेते हैं, लेकिन उसका वो फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। यानी आपके कहने का मतलब है कि शरह अमवात किसान कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे स्टेप्स लेने चाहिए और जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको तैनात किया जाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को जो प्रिवेंटिव मेजर भी लेने चाहिए इस बात पर। सर मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें पूछी हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मैं चाहूँगा कि कोई अहम बात, कोई ज़रूरी बात जो मैंने पूछी नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि फार्मर्स को पता होनी चाहिए जो ये फार्मिंग करना चाहते हैं, अपनी तरफ से आखिरी बात के तौर पे ऐसी बात बता दें फार्मर्स को जो सदका जारिया बन जाए। सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क के तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सेहत सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है। उसके अलावा अपनी ज़मीन आपके पास बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद बैफलो या कौ आजकल हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए रेट चल रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने किसी को अपनी ज़मीन भी दी है, अपनी सेहत भी दी है, अपना 20-25 हज़ार का टोका भी दिया है, अपनी बैफलो भी दी है, तो मैं कहता हूँ इस पर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर बंदा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अगर खालिस दूध 1-2 भैंस का और रख के ले सकता है, तो उसको चाहिए कि वो वक्त अपनी ज़िंदगी में 2 घंटा निकाल के अपनी कौ, अपनी बैफलो खुद पाले और उससे खालिस दूध लेकर अपने बच्चों को पिलाए। ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, आपकी बातों का बड़ा मज़ा आया। आखिरी बात बता दीजिए, आपने अपने जानवरों की डेली रूटीन क्या रखी हुई है? कब कब इनको चारा दिया जाता है और कितना और कौन सा दिया जाता है? सर सुबह 1.5 से 2 घंटे सुबह उनको चारा खिलाया जाता है, जिसमें हम तूड़ी जिसको कहते हैं भूसे के तौर पे, गंदम का जो वे होता है उसको, उसके साथ आजकल के मौसम में ज्वार है या मकई है, इसमें मिक्स करके देते हैं। साथ में वंडा, उसमें दलिया और जो खल है इसको डालते हैं, चोखर वगैरह भी लगाते हैं उस पर। और शाम को भी 2-3 घंटे इनको 4 से 6 बजे तक, 7 बजे तक 2-3 घंटे शाम को इनको खिलाया जाता है और 3 दफ़ा कम से कम एक दिन में पानी पिलाया जाता है। और उसके अलावा जब मौसम आता है तो उसके लिए वो स्टाला बरसीन का जो मौसम आता है वो सबसे इस पर सूटेबल होता है। लेकिन मेरी तमाम फार्मर से ये रिक्वेस्ट है कि अपने पूरे साल का आप कम से कम जो है ना भूसा, वो तूड़ी जिसको कहते हैं, उसको स्टॉक किया रखे, क्योंकि अगर किसी फार्मर के पास तूड़ी है, उसका सीज़न ऐसा आ जाता है, पट्ठे नहीं हो जाते, मौसम ऐसा आ जाता है, आप चारा जो वो काट कर उनके आगे डाल नहीं सकते, तो कम से कम आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप 1-2 माह तक उनको सर्वाइव कर सकें। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी।